हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है आकाश उरिया। प्रेजेंटली आई एम वर्किंग एज एन असिस्टेंट इंजीनियर इन पीडब्ल्यूडी उत्तराखंड। तो जैसा कि मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था आपको कि हम यहाँ पे आपके डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स पे लेक्चर्स लेके आएंगे। इनफैक्ट हम आपको यहाँ पे पूरा ही कोर्स कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो पहले तो मैं यहाँ पे सोच रहा था कि आपके लिए प्रेजेंटेशन वगैरह बनाऊं, उससे मैं आपको प्रोवाइड करूं लेक्चर्स। लेकिन प्रेजेंटेशन बनाने में कुछ टॉपिक्स छूट भी जाते और मेरा बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम होता, जो कि आप जानते हैं कि जॉब के साथ निकालना बहुत मुश्किल है। इसलिए मैं आपको कंप्लीट बुक से ही पढ़ाने वाला हूं यहाँ पर, क्योंकि जो बुक में लिखा है वही प्रेजेंटेशन में आना था। आप यहाँ आपको यहाँ पे प्रॉपर नोट्स भी मिल जाएंगे। नोट्स जो मैं यहाँ पे बोलना होगा कुछ डिक्टेट कर दूंगा, जो आपको लिखना होगा नोटबुक में। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम बर्बाद किए। चलिए, तो फर्स्ट टॉपिक जो हमारा यहाँ पे हम कवर करने वाले हैं, दैट इज स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स। ठीक है। तो यहां पर फर्स्ट जो चीज आने वाली है, डेट इज रिजिड एंड डिफॉर्मेबल मटेरियल्स। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है जरा समझिए। आपने एक सब्जेक्ट पढ़ा होगा इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, और एक सब्जेक्ट है आपका सॉम। यहां पर भी आप लोड के बारे में बात करते हैं, यहां पर भी आप मटेरियल जो होता है उसके ऊपर लोड लगाते हैं। कोई बार होता है उसके ऊपर लोड लगाते हैं। सिमिलरली सॉम में भी आप लोड लगाते हैं, लोड आता ही ऑब्वियस ही बात है। जो बार होता है उस पर लोड आता है। तो दोनों सब्जेक्ट में डिफरेंस क्या है? कुछ तो डिफरेंस होगा ना, तभी दो दो सब्जेक्ट बनाए हैं। एक सब्जेक्ट, वरना अगर डिफरेंस ही ना होता तो एक सब्जेक्ट में कवर कर लेते। आपको दो दो क्यों पढ़ा रहे हैं? तो यहां पर यह डिफरेंस है कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में हम जो मान के चलते हैं वो ये है कि मेरी जो बॉडीज हैं वो रिजिड है। वही सॉम में यहां पर जो मैं बात करता हूं वो करता हूं डिफॉर्मेबल बॉडीज के बारे। इसके बारे में, डिफॉर्मेबल बॉडीज के बारे में यहां पर बात की जाती है। तो सर अब रिजिड बॉडी क्या है, डिफॉर्मेबल बॉडी क्या है, जरा हमें यह बताइए। अब सुनिए ढंग से। जब हम इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में बात करते हैं, तो फॉर एग्जांपल ये मेरी एक कार है। उसमें क्वेश्चन बनता था कि ये कार जो है वो आपकी एक सर्टेन स्पीड से चल रही है। फॉर एग्जांपल v इक्वल टू 90 kmph से चल रही है। ठीक है। अब ये कार जो है इस बोल्डर से किसी भी एक चीज से यहां पे आके टकरा जा रही है। ओके, ठीक है सर, हमने ये भी मान लिया। तो जब ये टकरा रही है तो वो यहां पे ये क्वेश्चन नहीं पूछता था कि आपकी कार में की जो कार की जो बॉडी है उसमें क्या क्या चेंजेस आएंगे, क्या कार डिफॉर्म होगी। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक कार चला रहे हैं और किसी की चीज से जाकर टकराते हैं, तो ऑब्वियसली बात है आपकी कार खराब होगी ना। अनटिल एंड अनलेस वो टाटा की कार हो उसमें थोड़ा हो सकता है कि आपकी कार खराब ना हो। लेकिन मैक्सिमम कार में अगर आप किसी चीज से जाके टकरा रहे हैं तो आपकी वहां पे कार की बॉडी डिफॉर्म होगी। लेकिन इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में कहीं पर भी आपने ये नहीं पढ़ा होगा कि मेरी कार जो है वो यहां पे इससे जाके टकरा रही है, तो बताओ मेरी कार में कितने डिफॉर्मेशन आए हैं, बताओ मेरी कार में कितने स्ट्रेसेस आए हैं। ये तो नाम ही नहीं सुना होगा आपने। लेकिन सोम में हम जो बात करते हैं तो यहां पर हम बात करते हैं डिफॉर्मेबल बॉडीज के बारे में। यहां पे रिजिड बॉडी के बारे में बात नहीं करते। रिजिड बॉडी क्या है? जिसमें आप लोड तो लगा रहे हैं लेकिन उसमें कोई भी डिफॉर्मेशंस नहीं आ रहे हैं। रिजिड बॉडी सिर्फ और सिर्फ ट्रांसलेशन करती है। फॉर एग्जांपल, मेरे पास यहां पे एक डब्बा है, इस पे मैं लोड लगा रहा हूं तो ये सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहा है, आगे की तरफ बढ़ रहा है। इस बॉडी पे कोई भी आपकी यहां पे डिफॉर्मेशंस नहीं आ रहे हैं। वहीं सोम में क्या होगा, बॉडी डिफॉर्मेबल होगी, बॉडी में डिफॉर्मेशंस आएंगे। फॉर एग्जांपल, यहां पर मैं आपको दिखा देता हूं। ये मेरे पास एक बार है, ठीक है, जो कहीं से टंगा हुआ। फॉर एग्जांपल ये बार है, इसको मैंने यहां से टांग रखा है। अगर मैं इस पे यहां पर इस तरीके से लोड लगा रहा हूं तो ये बार क्या होगा, इस तरीके से इसकी लेंथ जो है वो बढ़ जाएगी, ये डिफॉर्म हो जाएगा। इन एक्चुअल वर्ड कोई भी बॉडी आइडियल रिजिड नहीं है। ऐसी कोई भी बॉडी नहीं है जिस पे आप लोड लगाते जाओगे और वो डिफॉर्म ही नहीं होगी। हां, हो सकता है कि कम लोड पे डिफॉर्म ना हो रही हो, ठीक है ना। तो लेकिन जब आप लोड बढ़ाएंगे तो ऑब्वियसली बात है डिफॉर्म होगी। तो ऐसी एक भी बॉडी नहीं है जिसको हम आइडियल रिजिड बोलते हैं। वर्ल्ड में ऐसी एक भी बॉडी नहीं, लेकिन सारी सारी बॉडीज क्या है, डिफॉर्मेबल है। इसलिए हमें सोम की जरूरत पड़ी।
तो फर्स्ट थिंग हमने क्या पढ़ी है, रिजिड बॉडी और डिफॉर्मेबल बॉडीज क्या हो रही हैं। रिजिड बॉडी वो है जिनमें डिफॉर्मेशंस नहीं आती हैं, इनमें सिर्फ और सिर्फ ट्रांसलेशन होता है। अगर लोड लगाएंगे बॉडी आगे तो बढ़ जाएगी, लेकिन बॉडी के अंदर यहां पे कोई भी डिफॉर्मेशंस नहीं होगा, उसका शेप चेंज नहीं होगा, उसका साइज चेंज नहीं होगा। लेकिन डिफॉर्मेबल मटेरियल्स में ये सब चीजें होंगी। तो आई होप ये सब चीजें आपको क्लियर हो गई है। तो यहां पे आप देख सकते हैं रिजिड मटेरियल इज वन विच डज नॉट अंडरगो एनी चेंज इन इट्स ज्योमेट्री, साइज और शेप। कुछ भी चेंज नहीं होगा। वेयरएज डिफॉर्मेबल बॉडीज में क्या होंगी, ये सब चीजें यहां पर चेंज होंगी। तो आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब यहां पर हमारा एक कंसेप्ट आने वाला है स्ट्रेस एंड स्ट्रेन का। अब दोनों क्या होते हैं जिसको जरा ढंग से पढ़ लीजिए, क्योंकि आपके एंटायर सॉम सब्जेक्ट में आपको ये वर्ड कई बार सुनने को मिलेगा। एक्चुअल में क्या कहूंगा कि यही दो चीज हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेसेस एंड स्ट्रेन। अब सुनिएगा ये क्या होता है ढंग से। यहां पर जरा इसको ढंग से समझ लीजिए क्योंकि बहुत ही ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है। यहां पर मेरे पास कोई भी एक बॉडी है, इस बॉडी के ऊपर यहां पर से मैं लोड लगा रहा हूं, ठीक है। तो ये हुआ मेरा फोर्स। अगर मैं इसको 3D में दिखाऊं तो 3D में ये कुछ इस तरीके का दिखेगा। एक मिनट, हम शेप्स ले लेते हैं इसकी। चलो, इसको ऐसे ही समझ लो, ठीक है। बनाने में टाइम लगेगा, इसलिए आपको इसी में समझा देता हूं। रफ डायग्राम समझ लीजिए। तो यहां पर जो है वो आप लोड लगा रहे हैं किस एरिया पे, इस पर्टिकुलर सरफेस पे आप लोड लगा रहे हैं, टॉप सरफेस पे। जब आप टॉप सरफेस पे लोड लगा रहे हैं, ये हुआ आपका फोर्स। इस एरिया पे लोड लग रहा है, ये एरिया एग्जांपल मैं मान ले रहा हूं ए। तो फोर्स अपॉन एरिया इसको आप बोलेंगे प्रेशर। अप्लाइड लोड डिवाइडेड बाय करस्पॉन्डिंग एरिया, किस एरिया पे लग रहा है इसको आप बोलते हैं प्रेशर। तो सर स्ट्रेस क्या होता है अब समझिए। अब यहां पर मेरे पास कोई भी एक बॉडी है जिसको मैं इस तरीके से दबा रहा हूं। तो यहां पर क्या कर रही है, ये बॉडी रेसिस्टेंस क्रिएट कर रही है डिफॉर्मेशंस के लिए। ऐसा नहीं होगा कि जैसे ही मैंने लोड लगाया ये एकदम से पिचक गई। ये क्या कर रही है, रेसिस्टेंस क्रिएट कर रही है, ये दबना नहीं चाहती है। जैसे ही मैं लोड लगा हटाऊंगा ये वापस अपनी शेप रीगेन करने की कोशिश करेगी। इसका बेस्ट एग्जांपल आप जो समझ सकते हैं वो है एक रबड़ बैंड। रबड़ बैंड को आप अगर खींचेंगे तो उसका साइज जो होगा वो बढ़ता जाएगा, ठीक है। जैसे ही आप उसको छोड़ेंगे वो वापस अपनी शेप रीगेन करने की कोशिश करेगा और रीगेन भी कर लेगा। तो सर अभी आपने बोला कि ये बॉडी जो है वो रेजिस्टेंस क्रिएट करेगी अपनी साइज को डिफॉर्म होने में, तो रबर बैंड तो कोई डिफॉर्म नहीं, मतलब रेजिस्टेंस क्रिएट नहीं करता। अरे मेरे भाई, आपने एक रबर बैंड पकड़ा है, ठीक है। ऐसे 10 रबर बैंड को पकड़ के खींचने की कोशिश करो, क्या जान ज्यादा नहीं लगेगी? तो इसका मतलब रेजिस्टेंस तो क्रिएट हो रहा है ना डिफॉर्मेशन करने में। तो यहां पर क्या हो रहा है, जब आप उसकी बॉडी को डिफॉर्म कर रहे हैं, इसके अंदर यहां पे स्ट्रेसेस डेवलप होते हैं जो कोशिश करते हैं कि वो इस बॉडी को वापस उसी साइज में लेकर आ जाए जिस साइज से आपने उसको डिफॉर्म किया था। तो ये हमारे हो गए स्ट्रेसेस, ठीक है। स्ट्रेसेस भी क्या होते हैं, फोर्स अपॉन एरिया होते हैं। पर ये जो फोर्स है ये इंटरनल फोर्स है, ये एक्सटर्नल फोर्स था, ये इंटरनल फोर्स है। सर इंटरनल फोर्स क्या कैसे आ जाएगा, हमें जरा समझाओ। जरा मेरे को एक बात बताओ, ये मेरे पास रबड़ बैंड था, ठीक है। जब तक आप इसको खींचोगे नहीं क्या इसका साइज चेंज होगा? नहीं, इसका साइज
चेंज नहीं होगा। तो इसका मतलब यह है कि इसका साइज तभी चेंज होगा जब आप यहां पर इस तरीके से फोर्स लगाओगे। ठीक है, जब आपने इस पे फोर्स लगा दिया तो ये तो भैया इस तरीके से इसका साइज बड़ा हो गया। तो जैसे ही आपने इसका इसमें से फोर्स हटाया, जैसे ही ये जो फोर्स लग रहा था इनको आपने हटा दिया, एलिमिनेट कर दिया, इन दोनों को आपने हटा दिया, तो क्या होगा? तो क्या होगा? ये वापस इस वाली शेप में आ जाएगा, ये वापस क्या होगा? छोटा हो जाएगा। तो जब ये वाला साइज से इस वाले साइज से रबड़ बैंड बड़ा नहीं हो रहा था अनटिल एंड अनलेस आपने फोर्स नहीं लगाया था। तो मेरे को एक बात बताओ, ये बड़े साइज से छोटा कैसे हो जाएगा? कोई ना कोई तो फोर्स लग रहा होगा ना। जब छोटे से बड़ा बिना फोर्स के नहीं हो सकता, तो बड़े से छोटा बिना फोर्स के कैसे हो जाएगा? कोई लॉजिक है इसमें? समझ आ रही है बात? तो इसका मतलब है कोई ना कोई तो फोर्स है, कोई ना कोई तो ऐसी शक्ति है जो वापस इसको इसके शेप में लेकर आ रही है। तो कोई ना कोई फोर्स है। क्या वो फोर्स आपको दिख रहा है? नहीं, क्योंकि एक्सटर्नल है ही नहीं। क्या वो आपने लगाया है? नहीं, तो एक्सटर्नल फोर्स ही नहीं है वो। तो वो फोर्स कहां है? इंटरनल फोर्स है, मॉलिक्यूल्स के बीच का फोर्स है। ठीक है, तो ये जो इंटरनल फोर्स है डिवाइड बाय एरिया, इसको हम क्या बोलेंगे? स्ट्रेस बोलेंगे। आई होप आपको ये सब बात क्लियर हो गई होगी। तो आज के बाद प्रेशर और स्ट्रेस में कंफ्यूज मत होना। हां, दोनों की यूनिट सेम होती है, न्यूटन पर एमएम स्क्वायर या फिर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया तो एमएम में भी हो सकता है, एमएम स्क्वायर भी हो सकता है, मीटर स्क्वायर भी, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा? दोनों की यूनिट ही क्या होगी? सेम होगी, न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, क्योंकि दोनों ही फोर्स अपॉन एरिया हैं। लेकिन स्ट्रेस क्या है? इट इज इंटरनल फोर्स डिवाइड बाय एरिया, और प्रेशर क्या है? एक्सटर्नल फोर्स डिवाइड बाय करस्पॉन्डिंग एरिया। आई होप ये सब बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। सर स्ट्रेस तो हमें समझ आ गया, अब स्ट्रेन समझा दो। चलो स्ट्रेन भी समझा देते हैं। तो मैं ये कह रहा हूं, ये मेरे पास, चलो मैं इसको थोड़ा ढंग से बनाते हैं, जब पढ़ ही रहे तो ढंग से पढ़े यार। 1 मिनट लगना है हमें, ज्यादा टाइम तो लगना भी नहीं है। चलिए हम लेते हैं इस तरीके से ये बात, ये बढ़िया करके। ये बार मान लो कहीं से इस तरीके से लटका हुआ है, फॉर एग्जाम्पल पंखा, आपका पंखा भी तो ऊपर से लटका हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका बार है। तो आपने क्या किया? आपने यहां पर फोर्स लगाया। फोर्स लगाया तो क्या होगा? इसकी यहां पे लेंथ चेंज होगी। ठीक है, तो ओरिजिनल जो लेंथ थी वो मैं कह रहा हूं, वो मान लीजिए आपकी एल है। जो आपने फोर्स लगाया इसकी वजह से जो चेंज आया वो मैं कह रहा हूं डेल्टा एल है। तो यहां पर आपका जो स्ट्रेन होगा वो होगा चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। तो यहां पर स्ट्रेन ये आपके पास निकल कर आ गया है। क्लियर है? तो यहां पर एक चीज और मैं बस बीच में और बोलना चाह रहा हूं, एकदम से दिमाग में आई। ये जो लेक्चर्स होंगे कंप्लीट लेक्चर्स होंगे, इसमें कोई भी टॉपिक छूटेगा नहीं। ठीक है, तो ये बेफिक्र रहिए कि अरे सर ये वाला टॉपिक छूट गया, वो कुछ नहीं होगा, पूरा पढ़ाया जाएगा। यहां पे देखिए, हाँ कभी कभार लेक्चर्स आने में डिले हो सकता है, क्योंकि मेरी जो जॉब है बहुत ज्यादा डिमांडिंग है। इसलिए अभी भी जो मैं पढ़ा रहा हूं वो सुबह के टाइम पढ़ा रहा हूं, ठंडा हो रहा है, हीटर जला के पढ़ा रहा हूं, लेकिन पढ़ाएंगे। तो यहां पर मैं कह रहा हूं फॉर एग्जाम्पल, आपकी जो लेंथ है वो मान लीजिए 5 मीटर, जो डिफॉर्मेशन आया है वो मान लीजिए 5 mm है। ठीक है, ठीक है। चलिए मेरे को अब बताइए कि आपका जो यहां पे स्ट्रेन होगा इसकी यूनिट क्या होगी? जरा थोड़ा दिमाग लगाइए। तो अगर मैं इसकी यूनिट निकालना चाहूं तो चेंज इन लेंथ कितना है? 5 mm। ओरिजिनल लेंथ कितनी है? 5 मीटर। जरा mm को मीटर में कन्वर्ट करना तो ये हो जाएगा 10⁻³ -3 मीटर।
अपॉन 5 मीटर, तो मीटर से मीटर कैंसिल, तो बचा क्या, बचा क्या आपकी, ये होता है यूनिटलेस। स्ट्रेन इज यूनिटलेस, स्ट्रेन की कोई भी यूनिट नहीं, स्ट्रेन इज यूनिटलेस। तो अगर मैं स्ट्रेन की डायमेंशंस लिखने के लिए बोलूं आपको, आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा ना डायमेंशंस, एम एल टी, ये आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा। तो स्ट्रेन की डायमेंशन क्या होगी, M0L0T0, ये आपकी यहां पे क्या होंगी, स्ट्रेन की डायमेंशंस होंगी। जरा स्ट्रेस की डायमेंशन निकालना, प्रेशर की डायमेंशन निकालनी होती, फोर्स अपॉन एरिया होता है, ठीक है, उसकी जरा डायमेंशन निकालो और कमेंट सेक्शन में आप लिख दो। इसका सही आंसर भी मैं आपको आपके कमेंट सेक्शन में दे दूंगा, ठीक है। चलिए, थोड़ा दिमाग तो लगाना पड़ेगा ना आपको, तभी चलेगा अच्छी तरह क्लास। चलिए, तो यहां पर आपको स्ट्रेन भी समझ आ गया है, यहां पे आपको स्ट्रेस भी समझ में आ गया है। आई होप यहां तक आपको पूरा क्लियर होगा। चलिए, तो यहां पर क्या है, स्ट्रेस हम कैसे डिफाइन कर रहे हैं, स्ट्रेस हम डिफाइन कर रहे हैं रेसिस्टेंस टू द अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स एज अ रिजल्ट ऑफ रिस्ट्रेन्ड डिफॉर्मेशन। आई होप बात समझ आ गई। रेसिस्टेंस टू अप्लाइड, देखिए यहां पे एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस टू एक्सटर्नल फोर्स है, ठीक है, जरा समझिए दोनों में डिफरेंस है। खाली अगर एक्सटर्नल फोर्स डिवाइड बाय एरिया करोगे तो वो प्रेशर हो जाएगा, ये रेसिस्टेंस टू अप्लाइड फोर्स। आई होप इतनी बात आपको क्लियर होगी होगी, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो स्ट्रेस आपको समझ आ गया है, स्ट्रेन आपको समझ आ गया है, तो ये सब लिखते जाना, स्ट्रेस की यूनिट लिखते जाना, स्ट्रेन की यूनिट लिखते जाना, इसकी डायमेंशंस जो मैंने आपको लिख के बताई हैं, ये सब चीजें नोट करते जाओ नोटबुक में तुरंत, टाइम नहीं लगाना इन सब चीजें में। अब यहां पे जो है आपके स्ट्रेसेस को हम दो पार्ट में डिफाइन करते हैं, एक है आपका नॉर्मल स्ट्रेस, एक है आपका यहां पे शेयर स्ट्रेस। दोनों में डिफरेंस क्या होता है वो भी आपको समझाता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अब देखिए, अगर मेरे पास, अच्छा नॉर्मल का मतलब समझते हैं आप, नॉर्मल का मतलब समझते हैं, अगर मैं कहूं कि ये मेरे पास लाइन है, ड्रॉ नॉर्मल टू दिस लाइन, नॉर्मल टू दिस लाइन का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री। नॉर्मल टू दिस लाइन का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री पे एक लाइन बना दो, ड्रॉ नॉर्मल टू दिस लाइन। ये तो आपने भैया ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा होगा 7th 8th क्लास में, नॉर्मल का मतलब, नॉर्मल का मतलब क्या, 90 डिग्री बना दो इस लाइन का, ये हो गया। तो नॉर्मल स्ट्रेस भी क्या होंगे, अगर फोर्स जो है, अगर फोर्स जो है वो इस पर्टिकुलर एरिया के क्या लग रहा है, 90 डिग्री पे लग रहा है, क्या है, नॉर्मली लग रहा है, नॉर्मल फोर्स लग रहा है, तो यहां पे स्ट्रेसेस भी क्या होंगे, आपके नॉर्मल स्ट्रेसेस यहां पे डेवलप होंगे, ठीक है। जरूरी नहीं है हमेशा फोर्स की, अभी समझाऊंगा आपको, जरूरी नहीं है आपके हमेशा फोर्स की वजह से आपके स्ट्रेसेस डेवलप हो, मूवमेंट की वजह से भी नॉर्मल स्ट्रेसेस आ सकते हैं। तो यहां पर क्या हो रहा है, ये जो फोर्सेस हैं, ये जो यहां पे हो रहे हैं, दिस इज नॉर्मल। यहां पे आप देख सकते हैं एंगल, थोड़ा इसको मैं जूम कर दूं, यहां पे एंगल देखिए जरा इसको, थोड़ा सा इसको छोटा पेंसिल ले लेते हैं, क्योंकि जूम कर दिया तो बहुत ज्यादा बड़ा हो गया। यहां पे एंगल देखिए, ये एंगल देखिए क्या है, 90 डिग्री है, कितना है, 90 डिग्री है। आई होप बात समझ आ गई होगी आपको, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए, वहीं शेयर स्ट्रेस क्या है, शेयर स्ट्रेस में हम जो फोर्सेस लगाते हैं वो लगते हैं पैरेलल टू द सरफेस। तो यहां पर क्या हो रहा है, ये जो फोर्स है, जरा समझिए इस बात को, मैं इससे समझता हूं, ये क्लियरली दिख रहा है आपको, तो थोड़ा चमक तो रहा है लेकिन कोई नहीं, जरा समझिए इस बात को, ये हाथ मेरा ये है, ये हाथ इसके ऊपर है, फोर्स ऐसे लग रहा है जैसे हम हाथ रब करते हैं ये, तो ये क्या हो रहा है, पैरेलल फोर्स लग रहा है सरफेस के, तो ये मेरा सरफेस है,
ये मेरा सरफेस है, फोर्स क्या लग रहा है, पैरेलल लग रहा है, ये हाथ आगे जा रहा है, ये हाथ पीछे आ रहा है, फोर्स सरफेस के पैरेलल लग रहा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, शेयर स्ट्रेस बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, शेयर स्ट्रेस हम बोलते हैं। चलिए, अब जो आपका नॉर्मल स्ट्रेस है वो उसके भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स हैं। एक होता है आपका एक्सियल स्ट्रेस, एक होता है आपका एक्सियल स्ट्रेस, एक होता है बियरिंग स्ट्रेस और एक होता है बेंडिंग स्ट्रेस। एक्सियल स्ट्रेस तो सिंपल है, ये आपका बार है, आपने एक्सियली, ये इसकी एक्सिस है, ये इसकी एक्सिस है, एक्सिस के अलोंग आपने यहां पे फोर्स लगा दिया, तो यहां पर क्या डेवलप होंगे, एक्सियल स्ट्रेस होंगे। देखिए फोर्स भी क्या है, अगर इसको 3D में थोड़ा दिखाऊं आपको, आपने ऐसे लगाया, इस सरफेस पे लगाया, किस एंगल पे लगाया है, अरे यार ये कैसे आ गया, चल, करो, आपने किस एंगल पे लगाया है, 90 डिग्री पे आपने लगाया है, और किसके अलोंग लगाया है, एक्सिस के अलोंग लगाया है, तो यहां पे जो स्ट्रेसेस डेवलप होंगे ये होंगे एक्सियल स्ट्रेस। क्या होंगे, एक्सियल स्ट्रेस। वहीं बियरिंग स्ट्रेस क्या होते हैं, बियरिंग स्ट्रेस समझिए, यहां पर आपकी क्या है, कभी जाके देखना रोड पे, सिविल इंजीनियरिंग की बेस्ट पार्टी ये है कि आप हर एक चीज को लाइव समझ सकते हैं, आपकी आंखों के सामने ही है। समझ लीजिए कि आपका यहां पर क्या है, एक पोल लगा हुआ है, एक पोल लगा हुआ है, ठीक है। पोल जो है वो आपका लोहे का है, ये इसकी एक प्लेट लगी हुई है नीचे, और इसके नीचे लगा है कंक्रीट का पेडेस्टल, ये कंक्रीट है, दिस इज कॉन्क्रीट, ये आपका स्टील की प्लेट है, और ये क्या है, स्टील का कॉलम है। तो आई होप बात समझ आ गई होगी मैं क्या बात करना चाह रहा हूं। तो यहां पर क्या होगा, यहां पर क्या होगा, जरा अब मैं इसको थोड़ा सा डिटेल में समझाने वाला हूं, तो जरा इसको समझिए, जरा इसको समझिए। तो यहां पर आपका कॉलम था, ये प्लेट आई, कॉलम की प्लेट, और ये आया आपका कंक्रीट, ये आया आपका कंक्रीट। चलिए, इस कॉलम का सेल्फ वेट किस पे आ रहा होगा, इस कॉलम का सेल्फ वेट किस पे आ रहा होगा, इस प्लेट पे आ रहा होगा। इस प्लेट से किस पे ट्रांसफर हो रहा होगा, इस प्लेट से किस पे ट्रांसफर हो रहा होगा, नीचे कंक्रीट पे ट्रांसफर हो रहा होगा। अब समझिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, अगर अगर ये कंक्रीट, अगर ये कंक्रीट इस लोड को, अगर इस लोड को सह नहीं पाएगा, तो ये क्या होगी, प्लेट इसके अंदर धस जाएगी, प्लेट इसके अंदर धस जाएगी। फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये कंक्रीट ना होता, मान लीजिए ये आपके पास एक केक है, ये आपके पास एक केक है, केक के ऊपर अगर मैं पेन भी घुसाऊंगा इस तरीके से, तो केक के अंदर क्या हो जाएगा, पेन अंदर चला जाएगा, केक के अंदर पेन क्या हो जाएगा, चला जाएगा। लेकिन ये अंदर नहीं जा रहा है, इसका मतलब क्या है, यहां पर रेसिस्टेंस तो आ रही होगी ना, इस तरीके से, इस तरीके से रेसिस्टेंस तो आ रही होगी ना, ठीक है। तो यहां पर क्या हो रहा है, जब मेरे यहां पर दो सरफेस की बात हो रही, दो डिफरेंट डिफरेंट सरफेस के बारे में बात हो रही है, तो डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स के बारे में बात हो रही है, तो यहां पर इन दोनों सरफेस के बीच में जो यहां पे परपेंडिकुलर फोर्सेस लग रहे हैं, उनको हम, उनकी वजह से स्ट्रेसेस डेवलप होंगे, उनको हम बोलेंगे बियरिंग स्ट्रेस। आई होप बात समझ में आ गई होगी आपके। यहां पे आप देख सकते हैं, ये एक मटेरियल था, ये दूसरा मटेरियल है, तो ऊपर से लोड लगा, नीचे से रेसिस्टेंस डेवलप हुई, ये जो रेसिस्टेंस है ये 90 डिग्री पे है, ये क्या है, 90 डिग्री पे है टू द सरफेस। आई होप बात समझ आ रही है। तो यहां पर क्या हो रहा है, इसको हम बोलेंगे बियरिंग स्ट्रेस, इसको हम बोलेंगे बियरिंग स्ट्रेस, इस वाले, ये जो स्ट्रेसेस डेवलप हो रहे हैं इसको हम बोलेंगे बियरिंग स्ट्रेस। आई होप मेरे ख्याल से बात समझ। तो बियरिंग एक्सियल स्ट्रेस, एक्सियल स्ट्रेस आपके यहां पर ध्यान सुनिए,
एक्सियल स्ट्रेस टेंसाइल भी हो सकते हैं, कंप्रेसिव भी हो सकते हैं, समझिए इस बात को। एक्सियल स्ट्रेस टेंसाइल भी, आपने टेंशन लगाया खींचा तो टेंसाइल फोर्स भी हो सकते हैं। एक्सियल स्ट्रेस क्या होंगे आपके यहां पे, कंप्रेसिव भी हो सकते हैं। लेकिन लेकिन बियरिंग स्ट्रेस क्या होगा, जब आपका कंप्रेसिव लोड आएगा। भैया जब उस पे लोड लगाओगे ऐसे इसी तरीके तभी तो बियरिंग स्ट्रेस डेवलप होंगे। तो कंप्रेसिव स्ट्रेसेस आर राइजिंग व्हेन वन बॉडी इज सपोर्टेड बाय अनदर। व्हेन वन बॉडी इज सपोर्टेड बाय अनदर, जैसे मैंने क्या बताया, कंक्रीट के ऊपर क्या है, आपने यहां पे एक स्टील का रखा हुआ है प्लेट, ठीक है, तो यहां पे बियरिंग स्ट्रेसेस डेवलप होंगे। जरूरी नहीं है कंक्रीट और स्टील की बात करूं, लो इस टैबलेट के ऊपर ये एक और बॉडी रखी गई है, तो ये इसके अंदर धस रही है क्या, नहीं, नहीं धस रही है, तो इसका मतलब है ये प्लेट इसको रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रही होगी। अगर ये इसको रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रही है, अगर ये इसको रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रही है, तो यहां पे क्या होंगे, स्ट्रेसेस ही डेवलप होंगे। अच्छा, अब हम यहां पे बात करने वाले हैं बेंडिंग स्ट्रेस की। अब हम बात करने वाले हैं बेंडिंग स्ट्रेस की, जरा समझिए इस बात को, थोड़ा सा अच्छा बनाते हैं। तो ये मेरे पास, मैंने आपको बताया था ना, जरूरी नहीं है कि आपका यहां पे जो स्ट्रेसेस डेवलप हो फोर्स की वजह से ही हो, आपके मूवमेंट की वजह से भी हो सकते हैं, बोला था ना अभी, वही चीज यहां समझाने वाला हूं। यहां पर आपके पास एक बार है, यही है, समझ लीजिए, ठीक है। आपने क्या किया, इसके ऊपर मूवमेंट लगाया, चलो मैं इसको इस तरीके इससे ये मेरे पास एक बार है, इसको मैं इस तरीके से मोड़ रहा हूं, ये क्या कर रहा हूं, मूवमेंट लगा रहा हूं, क्या कर रहा हूं, मूवमेंट लगा रहा हूं। तो ये मैंने क्या किया, इस तरीके से मूवमेंट लगाया इस पर। तो जब मैं इस पर मूवमेंट लगा रहा हूं, क्या मैंने फोर्स लगाया, नहीं, मूवमेंट लगा रहा हूं, तो क्या इसकी शेप चेंज हो रही है, हो रही है सर, देखो पहले ऐसा था अब ऐसा हो गया, ठीक है। तो यहां पर इसकी ज्योमेट्री चेंज हो रही है, हाँ सर हो रही है, तो इसका मतलब स्ट्रेसेस डेवलप होंगे, हाँ सर होंगे। तो ये मेरे पास इस तरीके से बार था, जब मैंने इसके ऊपर इस तरीके से मूवमेंट लगाया, तो ये कुछ इस तरीके से हो गया, ये कुछ इस तरीके से। अभी देखो, यही तो हुआ था। ये देखो, ये देखो, यही तो हुआ, हुआ कि नहीं हुआ, मूवमेंट लगाया तो यहां पर इस तरीके से ये बैंड हो गया है। इसको थोड़ा सा और अच्छा करके दिखा देते, जरा मुझे एक चीज बताओ, ये जो लेंथ है एल है, ऊपर वाली जो लेंथ है वो एल है, अगर ऊपर वाली लेंथ एल है, तो नीचे वाली लेंथ कितनी होगी, ये वाली, इसके बारे में बात करें, इस वाली लेंथ के बारे में बात करें, ठीक है, ये वाली लेंथ भी कितनी होगी, एल होगी, क्योंकि रेक्टेंगल बना है, दो अपोजिट साइड इक्वल होती हैं, ठीक है। अब जरा मुझे एक चीज बताओ, जरा मुझे एक चीज में हाइलाइटर कहां होगा, ये रहा हाइलाइटर, क्या ये लेंथ और ये लेंथ, क्या ये दोनों लेंथ इक्वल हैं, ये वाली लेंथ और ये ऊपर वाली लेंथ और नीचे वाली लेंथ, क्या लेंथ दोनों इक्वल, नहीं, आपको साफ साफ दिख सकता है कि ये वाली जो लेंथ है, दिस पर्टिकुलर लेंथ इज स्मॉलर, वेयर एज दिस पर्टिकुलर लेंथ, जिसको मैं इससे दिखा रहा हूं, दिस पर्टिकुलर लेंथ, इसको मैं एल डैश बोल रहा हूं, इसको एल डबल डैश बोल रहा हूं। तो एल डैश जो है वो आपकी एल डबल डैश से ज्यादा है। अरे भैया ये क्या हो गया, जो सेम लेंथ थी वो बेंडिंग की वजह से लेंथ अलग अलग हो गई, लेंथ अलग अलग हो गई, डिफॉर्मेशन आया, स्ट्रेस आएगा, ठीक है। और नॉर्मल स्ट्रेस ही क्या करता है, आपका साइज छोटा बड़ा करता है। इसका मतलब यह है कि बेंडिंग की वजह से नॉर्मल स्ट्रेस डेवलप हो रहा होगा, जिसकी वजह से आपकी लेंथ या तो बढ़ रही होगी या तो घट रही होगी, ठीक है। तो यहां पर क्या हो रहा है, बेंडिंग की वजह से, बेंडिंग मोमेंट की वजह से आपके इस तरीके से नॉर्मल स्ट्रेस डेवलप होते हैं, नॉर्मल स्ट्रेस क्या होते हैं, डेवलप
होते हैं। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो टॉप सरफेस में कंप्रेशन आ रहा है, बॉटम में आपका यहां पे क्या आ रहा है, टेंशन आ रहा है। तो आज की मैं एक ये डेमो वीडियो आपको बना रहा था कि इस तरीके से मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। ठीक है, नेक्स्ट वाले लेक्चर में मिलते हैं, उसको मैं और ढंग से आपको समझा दूंगा, शेयरिंग स्ट्रेस, क्योंकि अब थोड़ा जिम का टाइम हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट वाले लेक्चर में आपको इसी के आगे हम कंटिन्यू करेंगे। लेक्चर पढ़ लिएगा, कोई भी डाउट आता है कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, नेक्स्ट वाले लेक्चर में मैं उसको कवर करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, और जितना ज्यादा हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए, धन्यवाद, बाय बाय,